आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मापन और मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मापन होता है बच्चों को जो हमने ज्ञान सिखाया है उसको मापा जाना। मापेंगे कैसे? अंकों में। कैसे? अंकों में, यानी बच्चों को अंक प्रदान कर देंगे। तो बच्चों की जो योग्यता है, उसकी विशेषता है, उनको गणित इकाई में मापना, यानी उसे अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। उसमें केवल एक ही पक्ष का मापन किया जाता है। कौन सा पक्ष? केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जाँच की जाती है। और ये क्या होता है? मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है। क्या का? मापन मूल्यांकन का भाग होता है। मूल्यांकन आगे पढ़ेंगे। तो मापन जरूरी होता है मूल्यांकन के लिए, ठीक है। और एक साथ ध्यान रखना, मापन क्या होता है? मापन केवल मात्रात्मक होता है। कैसा? मात्रात्मक। मात्रा जैसे हमने अंक प्रदान किया ना, तो अंकों की मात्रा होगी, ये से कह लेते हैं परिमाणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक एक ही बात होती है। तो मापन के बारे में स्पष्ट हुआ कि मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष मापन किया जाता है, बच्चों को गणित अंक प्रदान किए जाते हैं। परिमाणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। और साथ ही क्या है? मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है। मापन क्या होता है? मूल्यांकन का एक भाग होता है। अब देखिए मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन आपका होता है जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों की जांच की जाती है। यानी इसमें ज्ञान, भाव और क्रियात्मक तीनों पक्षों का समावेश होता है। तो होता क्या है? ये हमने बच्चों को जो सिखाया है उसके सीखने से बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, यानी बच्चा उसको यूज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। हमने बच्चों को ज्ञान तो दे दिया और बच्चा उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो वो मूल्यांकन, यानी बच्चों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है। तो बच्चे के सीखने के अनुभव से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। और ये कैसा होता है? ये आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। मापन तो क्या था? सिर्फ परिमाणात्मक, लेकिन ये क्या है? ये दोनों तरीके का है। किस किस का? एक तो आपका परिमाणात्मक और दूसरा क्या? गुणात्मक। गुणात्मक तो गुणों में चेंज आना आपके, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। इसमें किस किस पक्ष की जांच की जाती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जबकि मापन में मैंने बताया था कि सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है, और इसमें तीनों की, ज्ञान, भाव और क्रियात्मक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है इनमें से। और क्या आगे? आगे आपका है कि इसमें एक कौन कौन से प्रकार का होता है? परिमाणात्मक, गुणात्मक दोनों होते हैं इसमें। और साथ ही क्या है कि मूल्यांकन मापन को अर्थ प्रदान करता है। यानी अगर मूल्यांकन है ना, मापन के बारे में सही तरीके से बताता है कि मापन है क्या, उसका अर्थ प्रदान करता है। और मापन मूल्यांकन समानार्थी न होकर कैसे होते हैं? एक पूर्व आवश्यकता होती है। यानी कि मुझे मूल्यांकन करना है ना, तो सबसे पहले मुझे मापन करना पड़ेगा। अगर मैंने मापन नहीं किया ना, तो मूल्यांकन भी नहीं होगा। ये एक दूसरे के समानार्थी नहीं होते, ध्यान रखना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मापन मूल्यांकन क्या क्या होते हैं? एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या मापन पूर्व आवश्यकता होती है। तो क्या होते हैं? मापन पूर्व आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बनता है। अब इनमें अंतर देखिए, कुछ जो हमने पढ़ा वही अंतर पढ़ेंगे। पहला क्या है? इसमें केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या? अंकों के आधार मूल्यांकन किया जाता है। ये केवल परिमाणात्मक होता है, ये गुणात्मक, परिमाणात्मक दोनों तरीके का होता है। फिर क्या है? इसमें केवल एक ही पक्ष का मापन किया जाता है। इसमें बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय कहते हैं कैसे? इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष मापन करते थे, इसमें ज्ञान, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष का मापन किया जाता है। तो क्या कह देंगे? ये तो एक पक्षीय, और ये कैसे? बहुपक्षीय होता है। अगला क्या है? इसका क्षेत्र तो क्या है? सीमित है। इसका क्या है? व्यापक है। सीमित समझ गए ना, क्योंकि एक ही पक्ष का मापन करे थे। कौन सा था? ज्ञान का। इसमें तीन का था, विज्ञान, भाव और क्रियात्मक। तो इसका क्षेत्र व्यापक है। व्यापक होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है मूल्यांकन का। कोई एक चीज का मापन नहीं करते मूल्यांकन में, अनेक चीजों का मापन करते हैं मूल्यांकन में, ठीक है। आगे क्या है? इसमें केवल ज्ञान पक्ष की जांच की जाती है, मैंने बता दिया है, ठीक। अगला देखिए कि मापन मूल्यांकन की पूर्व आवश्यकता होती है। अगर मूल्यांकन करना तो मापन जरूरी होता है। और यहाँ क्या है? इससे मूल्यांकन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। और इसमें क्या? कोई नई धारणा नहीं, मतलब नई धारणा नहीं बनाई जा सकती। इसमें धारणा बनाई जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं बता सकते बच्चे के बारे में। मानो बच्चों को अंक प्रदान कर दिए, क्या होता है? उसे नकल मार लियो पेपर में, हमने जब नंबर दे दिए उसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या? मूल्यांकन में एक निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। मापन में हम क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इस भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथ ही इसमें समय, धन व श्रम की कम आवश्यकता लगती है, इसमें अधिक आवश्यकता होती है। तो आपको इसके दोनों डिफरेंस तो अच्छे समझ में आया होगा। क्या क्या थे? इसमें केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें अंकों के बाद मूल्यांकन। परिमाणात्मक दोनों तरीके, गुणात्मक, परिमाणात्मक। ज्ञान पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष। फिर क्या? ये सीमित क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र। अगला क्या था कि कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती, धारणा बनाई जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती, भविष्यवाणी की जा सकती है। अब देखिए इसकी एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कहा था। तो एनसीईआरटी ने जो जिसका फुल फॉर्म होते हैं नेशनल, क्या होता है? नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। क्या था? नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, सॉरी ट्रेनिंग। और ये पूछे भी गया क्वेश्चन, नेशनल सेंटर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। और इसने एनसीईआरटी ने तीन बातें बताई थी। इसमें क्या क्या थी? इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। एक तो शिक्षण उद्देश्य होता है, यानी बच्चों को जो हमने सिखाया
उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अधिगम अनुभव, बच्चे उस अधिगम से कुछ अनुभव कुछ प्राप्त कर पाते नहीं कर पाते हैं। व्यवहार परिवर्तन, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं है, यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे चलते रहते हैं बार 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 बार। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा गया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार तो 3 सोपान होते हैं। कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। शिक्षण उद्देश्य समझ गए ना कि भाई बच्चों मूल्यांकन के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है नहीं हुई है। मान लो हमने बच्चों को सिखा तो दिया, लेकिन बच्चे उसको सीखा है नहीं सीखा है, तभी तो हमें पता लगेगा हमारा फायदा पढ़ाने का टीचर का। तो मूल्यांकन यह निर्णय दिया जाता है कि शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली रहा, कि बच्चे इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। और दूसरा क्या फिर कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है। शिक्षण कार्य कंप्लीट कर दे लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे अधिगम भी नहीं माना जाता। और ये 335 के कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, याद करने के लिए वैसे ये ध्यान नहीं रहती और पूछी भी नहीं रहती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखिए मूल्यांकन विशेषता कौन कौन सी होती है। मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं, देखिए क्या करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो बच्चा शक्ति है, बच्चे की शक्ति के बारे में, उसकी कमजोरी के बारे में, उसकी कमी अच्छाई के बारे में पता लगाता है, उनको दूर करता है। एक दर्पण होता है उनको दूर करने का। बच्चे की जो कमियां, शक्ति, अच्छाई, मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है वो बताएगा, बच्चे कमजोर उसके बारे में पता लग जाएगा। भाई हमने पूरा मूल्यांकन कर लिया हर एक पक्ष का, उसकी ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का। जब तीनों पक्ष का मापन करते हैं हम बता सकते हैं बच्चा अच्छा है या नहीं है, पढ़ाई लिखाई में किसी भी काम में अच्छा है। फिर क्या है, वो जिस साधन द्वारा में ज्ञात होता है। ये मान लो हम जिस कार्य के लिए हमने शुरू किया था, हमने कोई कार्य शुरू किया था, अगर हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। मूल्यांकन क्या करते हैं, मूल्यांकन जिस कार्य के लिए किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति कर देता है। अगले देखिए क्या विशेषता, अगली विशेषता है मूल्यांकन निरंतर चलती रहती है। निरंतर में समझते हैं लगातार, ऐसा नहीं कि अब मैंने मूल्यांकन कर दिया बाद में नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, उसके बाद नहीं, तो मूल्यांकन तो लगातार चलता रहेगा। ठीक, दो ये क्या व्यापक, व्यापक समझते हैं ना, यानी बड़ा क्षेत्र होता है इसका। बड़ा क्षेत्र कैसे कि केवल एक पक्ष का मापन नहीं करता, बहुपक्षीय होता है ये। फिर क्या है कि मूल्यांकन शिक्षण का आंतरिक अंग होता है। किसका? शिक्षण का। जैसे मापन क्या है, मूल्यांकन का आंतरिक अंग है, ऐसे ही जो मूल्यांकन किसका अंग होता है, शिक्षण का। शिक्षण होता है टीचिंग, जो हम पढ़ाते हैं उसका। अगर मापन होगा तभी मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन होगा तभी शिक्षण कार्य होगा। मान लो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में पेपर वेपर हमने लिया नहीं, पढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें क्या पता लगा बच्चे को ज्ञान मिला नहीं मिला, तो मूल्यांकन शिक्षण का। शिक्षण होता है टीचिंग, टीचिंग का आंतरिक अंग होता है, बहुत जरूरी होता है। उद्देश्य क्या कहते हैं, उद्देश्य तो आपको देखो सीधे स्पष्ट हो जाएंगे कि हम जो छात्र की कमजोरी थी, उसकी क्षमता थी, उनको पता लगाते हैं, और उसकी कमी है तो उसको उपचार करते हैं। छात्र की क्षमता का, कमजोरी का निदान करना, उसका उपचार करना, उसे दूर करना। फिर क्या है, छात्र की सफलता कुशलता का आकलन करना, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। भाई अगर मूल्यांकन उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहो। ठीक, दूसरा बालकों का वर्गीकरण करना, सबसे जरूरी है, ये पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, छात्रों को वर्गीकरण करना है या नहीं है, होता है। वर्गीकरण करना समझते हो, यानी कि हमने मूल्यांकन कर दिया तो पता लग जाए कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका IQ ज़्यादा तेज है, ये बच्चा थोड़ा डल है, ये बच्चा मीडियम है, तो इसे थोड़ी ज़्यादा हेल्प की जरूरत है। तो वर्गीकरण होता है मूल्यांकन में, ये रखना याद। हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है वर्गीकरण। और छात्रों को प्रगति तथा योग्यता के बारे में ज्ञान प्रदान करना, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। और क्या है, और जो शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कैसे करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च, यानी रिसर्च करने के लिए कि अगर बच्चा डल है तो क्यों है, बच्चा कमजोर है तो क्यों है, उस पर टीचर और कार्य करेगा, उसकी स्थिति को और सुधारेगा। ये क्या होता है, ये मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। तो हमने विशेषताएं उद्देश्य पढ़ लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखें मूल्यांकन के मापने की विधियाँ, तो 2 प्रविधियाँ होती हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रविधियाँ। जो हम पढ़ाई से अच्छे से पढ़ लो, आपके सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। अब परिमाणात्मक क्या होता है, परिमाणात्मक परीक्षण, एक होता है उपलब्धि परीक्षण, एक होता है निष्पत्ति परीक्षण। तो परिमाणात्मक क्या होता है, परिमाणात्मक केवल गुणों का मापन, सॉरी गुणों का नहीं, ज्ञान का, किसका, परिमाण होता है, या उपलब्धि परीक्षण। हमने बच्चों को जो पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया ना बच्चों को, उसका हम लास्ट में क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पेपर या टेस्ट लेते हैं। जो हमने टेस्ट लिया तो हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, वही क्या, उपलब्धि परीक्षण। क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों के द्वारा जो ज्ञान विद्यार्थियों ने अर्जित किया, उसका मापन किया जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वह परिमाणात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पेपर होता है, स्कूल में पेपर होता है, तो वही क्या है, वही उपलब्धि परीक्षण है। बताया ना अभी, हमने विद्यालय में बच्चों को जो भी सिखाया, चाहे हमने पढ़ाया हो, चाहे उसे कोई कौशल सिखाया हो, क्या सिखाया, कोई कौशल, कोई स्किल सिखाई हो, तो उनका हम ये भी तो करेंगे कि बच्चों को वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, ये उपलब्धि परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाए जाने वाली कुशलता, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कि बच्चों को हमने विद्यालय में जो विषय पढ़ाए या जो हमने कौशल सिखाया है, उसको बच्चों को प्राप्त है नहीं है,
बच्चों को उसको उसकी प्राप्ति होती है नहीं है होती है, उसको जानने क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। और ये क्या होता है, कक्षा के अनुसार अलग अलग बनाई जाती है, उसके पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। ये नहीं है कि हम 6th क्लास का पेपर ले रहे और 8th क्लास का हमने सिलेबस दे दिया तो उपलब्धि परीक्षण नहीं माना जाता। उपलब्धि परीक्षण कब माना जाएगा, अगर 6th क्लास में बच्चा है ना तो उसी के स्टैंडर्ड का पेपर बनाएंगे जिससे वो समझ सके, ये कहलाता है आपको उपलब्धि परीक्षण। उसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा डिस्टेबल्ड है, डिस्टेबल क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे भाई उसकी दृष्टि कमजोर है या वो भाई हैंडीकैप लिखने में है, चलने में दिक्कत है, तो उसके अनुसार ही उसके परीक्षा जो प्रश्नों का स्तर है उनका ध्यान रखा जाता है, सरल सामान्य जटिल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उपलब्धि परीक्षण आपको उसे 2 प्रकार से मापन किया जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रमापीकृत, एक होता है प्रमापीकृत। प्रमापीकृत क्या होता है, स्टैंडर्ड जो मानकों पर आधारित होता है और जो मानकों के अनुसार नहीं होता। एक जो मानकों के अनुसार होता है, एक मानकों के अनुसार नहीं होता। देखिए डिटेल में बताते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। तो आइए उपलब्धि परीक्षण डिटेल में बताते हैं। डिटेल में क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के थे, एक तो प्रमापीकृत जो स्टैंडर्ड पर आधारित होते हैं, अप्रमापीकृत जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। अब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड आगे इसको डिवाइड कर दिया गया, कैसे, एक तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण, एक होता है विशेष उपलब्धि परीक्षण। सामान्य मतलब क्या होता है, जैसे सामान्य मतलब होता है जैसे आपके सभी सब्जेक्ट सभी योग्यता को परीक्षण, क्या क्या सभी योग्यता को, जो भी योग्यता होती है, जैसे मान लो पेपर होता है हमारा, तो हमारे पेपर होता है जो सभी योग्यताओं का मापन किया जाता है, उसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं, तो क्या सामान्य उपलब्धि परीक्षण। और विशेष क्या है, किसी विशेष चीज़ के बारे में उसे योग्यता के बारे में पता करना, समझ किसी एक विशेष विषय का मापन करना है, ठीक है, वो क्या कहता है विशेष उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे टीएसटी पीएचडी के पेपर होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो यानी किसी एक विषय में हमें उपलब्धि परीक्षण ज्ञात करना है कि इसे बच्चे को कितना ज्ञान है, तो क्या कहलाता है, वो कहता है विशेष उपलब्धि परीक्षण। और सभी के बारे में सामान्य उपलब्धि परीक्षण। अब ये जो आपका ऐप नॉन स्टैंडर्ड था वे भी आगे 3 प्रकार का था, कौन कौन से, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। लिखित होता है लिख कर बताना, मौखिक इंटरव्यू होता है, जो आपका प्रायोगिक होता है प्रैक्टिकली। उसमें क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लिखित परीक्षा में क्या निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, निबंधात्मक होते हैं जो 3-4 पेज में आंसर देने होते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 पेज का आंसर होता है। अति लघु होते हैं जो 2-3 लाइन में आंसर देने होते हैं। स्पष्ट हो गया ना, निबंध यानी कि 3-4 पेज में बढ़ा चढ़ा के लिखना भाई। लघु होता है 1 पेज का आंसर, और अति लघु होता है बिल्कुल छोटे 2-3 लाइनों में। फिर तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, देखो कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है आपके 2 प्रकार के, कौन से है ये, पुनः प्रश्न और प्रत्याभिज्ञान यानी कि पहचान प्रश्न। और पुनः प्रश्न में एक तो आएंगे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न क्या होता है, केवल एक शब्द में आंसर दे दिया हमने, और इसमें रिक्त स्थान भी आते हैं। और पहचानना या प्रत्याभिज्ञान में कौन कौन से आते हैं, सत्य असत्य, मिलान प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अनुरूपता प्रश्न। अनुरूपता प्रश्न क्या, फाइंड ओड वन आउट, पता ना, ट्रू फॉल्स है, ये मिलाने वाले होते हैं, ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये ओड वन आउट। जैसे रीजनिंग में आता है ना कि ओड वन आउट फाइंड करो, समझ गए ना रीजनिंग में कि कौन से अलग है, इस प्रकार के प्रश्न। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे उपलब्धि परीक्षण को डिवाइड किया गया। एक तो नॉन स्टैंडर्ड में, फिर जो स्टैंडर्ड था मानकीकृत उसे सामान्य और विशेष में, फिर लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। फिर लिखित को आगे डिवाइड कर देता है मैंने निबंधात्मक, लघुतात, अति लघु और वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ फिर 2 प्रकार के थे आगे, कौन कौन से, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण कौन कौन से थे, ये थे साधारण और रिक्त। और इसमें कौन कौन से इसमें आता है आपके सत्य असत्य, मिलान, बहुविकल्पी और अनुरूपता यानी फाइंड ओड वन आउट वाले प्रश्न। फिर आते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, बहुविकल्पी, समझ गए ना, जो ये वस्तुनिष्ठ थे इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं बनाने के, हमें सत्य बनाए, मिलान प्रश्न बनाए, अनुरूपता नहीं, क्या गुण है। गुण ये है कि एक तो कम समय लगता है, अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कौन सा एक गुण है, ये सब ये पूछा गया बार बार। विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, और क्या होते हैं, इनकी वैधता काफ़ी उच्च होती है, समझ गए ना, क्या क्या, एक दिन बनाने में कम समय लगता है, अधिक विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, अंक का स्वीकार किया जा सकता है, कमजोर छात्रों में और वो है ना जो कमजोर साथी छात्रों में अंतर किया जा सकता है। परीक्षण उद्देश्य आधारित होते हैं, उत्तर पुस्तिका जांच आसानी से की जा सकती है। छात्र रट नहीं सकता, रटने से निकलते ही नहीं भाई। और क्या है, छात्र चयनित अध्ययन नहीं कर, चयनित अध्ययन समझते हो ना, मान लो ऑब्जेक्टिव, अब हम हमारे पेपर होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, तो ऑप्शनल आते हैं, अगर हमने मान लो कोई लाइन छोड़ दी बुक की, क्या पता उसमें से क्वेश्चन बन गया, तो क्या कहते हैं, हम चयनित अध्ययन नहीं कर सकते, हम पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, तो उसके समझ में आ गया आपके। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से क्या पूछा जाता है कि कौन से के गुण है, क्या गुण है इसका, एक तो विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, और क्या होता है, व्यापकता होती है। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें तीनों में भाव होता है इसका, ठीक है, किसका, एक तो वस्तुनिष्ठ का, विश्वसनीयता और तुम्हारी व्यापकता का। ये विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, और क्या होते हैं, व्यापक होते हैं। और इसे जल्दी कम समय लगता है बनाने में, जल्दी इनकी वो मतलब जल्दी जांच हो जाती है इनकी, छात्र रटने प्रवृत्ति का कम करते हैं। इसके गुण है। दोष क्या है, दोष ये है कि इसमें कुछ प्रश्न मान से सही हो जाते हैं, मतलब तुक्का लगा के सही कर देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इस प्रकार प्रश्न निर्माण बहुत कठिन हो जाता है भाई, इसमें बहुत इस तरीके से ऑप्शन रखने होते हैं कि
एक दूसरे टकराए न ऑप्शन। इसके निर्माण के लिए प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है जिनकी कमी है, यानी जो अच्छे से वेल एजुकेटेड जिन्हें भरपूर ज्ञान हो वे निर्माण कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। और क्या भाषा एवं लेखन शैली का वो नहीं किया जा सकता, भाषा और लेखन शैली की जांच नहीं की जा सकती। ऑब्जेक्टिव बच्चे क्या भाषा शैली सीखेंगे, हम क्या लेखन के बारे में पता लगेगा, निशान लगा के गए बढ़िया तुक्के लगा दिए उसमें बच्चे ने। और क्या है इसमें सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिविटी नहीं होती बच्चे के अंदर, क्रिएटिविटी कैसे आ जाएगी भाई, ऑप्शन 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 वाले क्वेश्चन तो करने, कुछ सोचना अपने पास से सीधा निशान लगाना है। ठीक, तो इसके कुछ दोष होते हैं। अब होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंध कौन से निबंध वाले होते हैं आपके, जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप के कौन कौन से थे, निर्माण बड़ा सरल होता है, अधिक खर्चीले नहीं है, इसमें बच्चे में कल्पना शक्ति, निर्माण, व्यक्तित्व सबका पता चल जाता है। साथ ही क्या करता है बच्चे की भाषा शैली विचार वस्तुति करना पता लगता है और समय कम लगता है। सामान्य स्तर के शिक्षकों की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षण की नहीं होती। दोष क्या, दोष ये है कि भाई तुक्का लगा के उत्तर दे सकते हैं, मतलब बड़े बड़े बड़ा चढ़ा के लिख देना। उत्तर लिखने के लिए ज़्यादा समय परिश्रम की आवश्यकता होती है। बच्चा रटने प्रवृत्ति पर विकास होता है कि जब बच्चे को पता भाई तुझे लिखना बड़ा पेज बना बना कर लिखना, तो गोल मोल उत्तर देता है, बना बना अपने पास से पेज भरता है, भाई पेज भरने का नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, वो आता है कि व्यापकता नहीं होती, विश्वसनीयता नहीं होती, वेदता नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नदाता प्रश्नों का कौन सी प्रमुख विशेषता है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती इसमें, ना तो व्यापकता होती, ना विश्वसनीयता होती, ना ही वेदता होती। ये तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। इसके दोस्त थे। अब आता है दूसरा दवा गुणात्मक परीक्षण। कौन सा, गुणात्मक परीक्षण। गुणात्मक परीक्षण क्या होता है, उसके गुणों का मापन करना, किसका, गुणों का मापन करना क्या कहलाता है, गुणात्मक परीक्षण कहलाता है। ऐसा परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थी व्यवहार का पता लगाया जाता है गुणात्मक परीक्षण कहलाते हैं। इन्हें व्यवहारात्मक परीक्षण नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, समझाते, संचलेख या आरेख या रेटिंग स्केल, पड़ताल, अवलोकन, ये सब शामिल होते हैं। यानी एक तरीके से गुणों को पता लगा दो बस बच्चे के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या ट्रेड्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे CCE, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। उम्मीद है आपको मापन मूल्यांकन समझ में आ गया। मापन में केवल अंकों का मापन किया जाता है, मूल्यांकन में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।